जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। राहुल कुमार जल्दी से भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें। बिल्कुल। सुब्रता, एनी, एवरीवन। चलिए भाई, राम राम भाई सभी को, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। चलिए भाई शुरुआत करें। एक बार यस का कमेंट कर दे सभी लोग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि महंगाई को कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली आरबीआई की है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि देखो, मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई यानी जो मार्केट में मनी का फ्लो है वो इंक्रीज होता है, तो साथ साथ प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। अब ये मनी सप्लाई बढ़ना और इन्फ्लेशन का बढ़ना एक लिमिट तक बेहतर माना जाता है, क्योंकि देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन हो, प्राइस बढ़े। लेकिन जब ये महंगाई एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तब इसको आरबीआई के द्वारा कम किया जाता है, या बहुत कम रहती है तो उसको कभी कभी बढ़ाना भी पड़ता है। यानी आप ये कह सकते हो कि महंगाई को एडजस्ट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, इसके प्राइसेस को स्टेबल रखना पड़ता है प्रोडक्ट्स के, या फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना पड़ता है। जैसे कि डॉलर और रुपी का रिलेशन है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, इसको स्टेबल करना है, ये जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। तो चलिए, बिल्कुल क्लियर मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू। शुरू करेंगे भाई हम आज की क्लास को। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं एक्चुअल में, उसके लिए आपको बस मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं क्लास में, कि पहले आपको बहुत फोकस के साथ, पूरे पेशेंस, सब्र के साथ पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, ये समझनी पड़ती है, या बहुत सारे कंसेप्ट हैं। उसके बाद आपको लिखना है साथ में, और जब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह कराऊं तब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप खुद भी घर पर जो कर रहे हैं, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं, आप उनको लगातार करते रहिए। तो चलिए भाई, हम आज की क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमारा जो टाइटल, जो टॉपिक हमारा है, इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, पहली बात याद रखना कि एक्चुअल में ऐसा क्यों किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और किस लिए बनाता है। तो पहली बात याद रखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्चुअल में इसको 6 मेंबर की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। 6 मेंबर एमपीसी जो है, यानी एमपीसी का मतलब मैं आगे बताऊंगा, और ये काम करती है अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी एक सवाल तो ये बना कि कौन बनाता है, तो उससे आरबीआई ऑप्शन मिलेगा, या फिर आरबीआई के अंतर्गत अगर आप कहेंगे तो याद रखना, आरबीआई के अंतर्गत 6 सदस्यीय एमपीसी होती है, एमपीसी द्वारा इसे बनाया जाता। सवाल यही है कि एक्चुअली एमपीसी कौन है और ये 6 सदस्यीय कौन है। देखो, ये 6 सदस्यीय जो है ना, इसमें 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से होंगे। लेकिन हमें ये 6 नाम याद नहीं करने ना, हमारे एग्जाम में आज तक पूछा गया है, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है इस 6 सदस्यों में जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। तो वो आरबीआई का गवर्नर जो होगा, वो इस कमेटी में एज ए चेयरमैन, एज ए मेंबर शामिल होगा। याद रखना इन 6 लोगों में। तो याद रखो, पहली बात, ये एमपीसी क्या होती है। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो एक कमेटी बनाई जाती है, 6 मेंबर, 3 सरकार के और 3 आरबीआई के होते हैं। इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। याद रहेगी इतनी बात। और मैंने कहा कि अगर आपसे पूछे कि बताओ इस एमपीसी का अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, तो एमपीसी का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होगा, और बाकी के 5 लोग जो है वो अदर मेंबर्स के रूप में उसमें काम करेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो कितने टाइम पीरियड में बनाई जाती है। जैसे कुछ चीजें साल में 1 बार होती हैं, कुछ साल में 2 बार, यानी 6 महीने के गैप पर। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती है साल में 6 बार। 6 बार मतलब 2-2 महीने के बाद बनती है। 2 महीने को बोला जाता है बाई मंथली। से 1 महीना होता है उसे मंथली कहते हैं, तो 2 महीने को बाई मंथली कहते हैं।
तो अगर पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी किस बेस पर होती है, तो याद रखना इट प्रिपेयर्ड ऑन बाई मंथली बेसिस। बाई मंथली, और बाई मंथली का मतलब कितने महीने? 2 महीने के। तो 2-2 महीने के गैप पर, 2 मंथ्स के डिफरेंस पर इसको बनाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं द्विमासिक, यानी 2 मास। इसे द्विमासिक आधार पर बनाया जाता है। इसे द्विमासिक बेस पर बनाया जाता है। देखो यहां पर एक बात और याद रखना कि क्या ये शुरुआत से ही ऐसा है जब से आरबीआई बना है कि 6 मेंबर बनेंगे और वो कमेटी बनेगी और वो पॉलिसी बनाएगी? नहीं, एक्चुअल में ये बाद में हुआ, और बाद में कब? 2016 में हुआ है। उससे पहले तक आरबीआई अकेले इस काम को करता था। फिर सरकार ने इसमें थोड़े चेंज करे, आरबीआई के कानून में अमेंडमेंट करे, और फिर ये लगा कि नहीं, सरकार आरबीआई दोनों के मेंबर होने जरूरी है। इसीलिए याद रखना, कई बार ना फैक्ट के आधार पर यह सवाल पूछता है कि पहली बार एमपीसी कब बनी थी। तो जो पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इतना समझ गया ना भाई, तो ये बनी थी 2016 के अंदर। क्योंकि उससे पहले तक क्या था कि आरबीआई इस काम को अकेले ही कर लिया करता था। चलो बात समझना ध्यान से मेरी। तो ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई कि 6 सदस्यों की कमेटी बनेगी, 2-2 महीने के बेस पर बनाएगी, 2016 से बना रही है। इस कमेटी का काम क्या है? देखो अब मैं आपको समझाता हूं। इस कमेटी का काम है टू डिटरमाइन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। देखो ये बात ध्यान से समझना, ये ब्याज दरों का, एक्चुअल में जो हमारी ब्याज की दर है वो कौन डिसाइड करता है? यह ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यानी ये डिसाइड करना है कि हमारा जो रेपो रेट है वो कितना होगा। ये सब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको। तो जो ब्याज की दरें होती हैं, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होते हैं, इनको जो डिफाइन किया जाता है कि कितना कौन सा रेट होगा, ये डिफाइन करना, ये डिटरमाइन करने का काम किसका है? ये काम है आरबीआई की इस कमेटी का। और ये ब्याज को जब डिसाइड करते, क्या दिमाग में रखते हैं? इससे महंगाई एडजस्ट रहे, कंट्रोल रहे, ये इसका काम है। तो इसका काम है ब्याज दरों को, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से ब्याज दर होते हैं और क्यों करते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके। देखो एक बात और याद रखो, तो आपके मन में सवाल आएगा, सर महंगाई कितनी होनी चाहिए? देखो हम हमेशा महंगाई के बारे में ये बात करते ही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के हिसाब से जो महंगाई का ऑप्टिमम रेट इंडिया के लिए है वो है 4 ± 2%, यानी 2% मिनिमम से लेकर 6% मैक्सिमम तक। अगर 2 से 6% के बीच में महंगाई है तो अच्छी है, अगर इससे ज्यादा या इससे कम है तो फिर डेंजरस है। ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, ऐसा ही करना है ना, कंट्रोल करना है। यानी आरबीआई के हिसाब से जो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन है वो कितना है? 4 ± 2, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये कमेटी इस काम को करती है और ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती है ना। तो जब ये ब्याज दर डिसाइड करते हैं तो उससे क्या होता है? ब्याज दरों को डिसाइड किया जाता है टू एडजस्ट या कंट्रोल। ये ब्याज दर क्यों डिसाइड होती हैं? ताकि क्या करें? एडजस्ट करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो जो मनी की सप्लाई है और इन्फ्लेशन है, इसको एडजस्ट और कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा मुद्रास्फीति, यानी एक है मनी की सप्लाई और इस कारण होती है महंगाई, जिसे मुद्रास्फीति को समायोजित यानी नियंत्रित करने के लिए, घटाने और बढ़ाने के लिए। और अगर महंगाई कंट्रोल में रहेगी तो यहां पर याद रखना एक और बात, टू स्टेबिलिटी या टू स्टेबल प्राइस एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट।
और इससे यह भी याद रखना कि जो हमारा विदेशों से डॉलर के मुकाबले, यूरो के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले, ये मैं अलग से डिस्कस भी करता हूं आप लोगों के साथ, तो इससे क्या रहेगा, कीमत, जो वस्तु की कीमत है वो कीमत व जो विदेशी मुद्रा है या विदेशी विनिमय दर है, ये अपने पास कंट्रोल में रहे। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ें ध्यान से। विदेशी विनिमय दर स्थिरता, इसको स्टेबल करना, स्थिर रखना, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। बात समझ में आ रही तो एक बार यस का कमेंट कर दो, डन कर दो इसे जल्दी से लिखने के बाद। फिर मैं आपको सिखाऊंगा अब आगे। बिल्कुल मेरे भाई, देखो समझ में आएगा, मैं हमेशा कहता हूं समझ में आएगा, लेकिन इंतजार करना है, पेशेंस रखना है ना भाई। चलिए, तो आपको इसे करना है और उसके बाद मैं सिखाऊंगा सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो। आप देखिए प्रीवियस ईयर में इससे ज्यादा सवाल शायद किसी टॉपिक से आए होंगे। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। डन करिए इसे। चलिए डन है भाई, साथ में। चलिए ठीक है, तो पहली स्लाइड हमारी डन हो गई है, बिल्कुल सौम्य पाल, बिल्कुल ठीक। ओके भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं, मतलब जिसमें हम डील करते हैं, जिनको घटाना या बढ़ाना होता है हमें, वो क्या क्या होता है। पहला देखो, इसमें एक टर्म आती है, उसे कहते हैं सीआरआर। समझना भाई बहुत ध्यान से। इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, यानी नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है इसे। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अब देखो होता क्या है, जब भी कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, यानी जो भी पैसा बैंक में आता है, अब मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, उसे एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा होता है वो दो तरीके का है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट के रूप में। अभी हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, डिमांड डिपॉजिट जैसे हम सेविंग और करंट अकाउंट में रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई पैसा सेविंग में या करंट में रखते हैं, हम इसे जब चाहे निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। एक होता है मेरा, जो होता है बेसिकली टाइम डिपॉजिट। उसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा कर देते हो कि इतने टाइम के बाद लेंगे, जिससे एफडी करना, आरडी करना, जो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। लेकिन अब जितना पैसा बैंक में एक्चुअली जमा होगा, उसका कुछ परसेंट जो अभी है 4%, क्योंकि आरबीआई ने क्या करा है कि 4% का रूल है, हर बैंक जितना पैसा जमा होगा उसका 4% आरबीआई के पास जमा करेगा, और वो भी कैश में जमा करेगा। इसी को सीआरआर कहते हैं, ध्यान रखना इसे। क्या कहा मैंने? तो मैंने कहा प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत, अब यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अभी तो वैसे 4 है, लेकिन ये डेफिनेशन में तो लिखा कुछ प्रतिशत। अब वो एक्सप्लेन आगे हो जाएगा कितना, कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास, ध्यान रखना किसके पास, आरबीआई के पास कैश में रखना होता है। बात समझ में आ रही हो? इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार, क्या है इसका मीनिंग बताता हूं, लेकिन अब देखो ध्यान से सुनना। तो आपने कहा पहले इंग्लिश, चलो लिखते हैं हम। एवरी बैंक kept a percentage of total deposit in RBI in cash। ध्यान रखना, आरबीआई में भी और कैश में, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर अभी कितना है,
तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 4% है, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है मेरे दोस्त। इसलिए ये बात याद रखना कि हमेशा के लिए 4 मत मान लेना कि जी हम तो सिर्फ 4 ही पढ़कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर पूछे कि इसकी मिनिमम लिमिट क्या होगी या मैक्सिमम, तो जो इसको डिफाइन किया गया है उसमें यह नहीं कहा गया मिनिमम या मैक्सिमम। जैसे मतलब अगर आरबीआई चाहे तो 3 कर सकता है, जी हाँ 2 हाँ कर सकता है। 0 करना चाहे आरबीआई तो वो भी कर सकता है, बढ़ाना चाहे तो 100 तक भी ले जा सकता है। यानी याद रखना, सीआरआर के बारे में यह कहा गया है कि ना तो इसकी मिनिमम लिमिट बताई गई है कि इससे कम नहीं हो सकता, और ना ही इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। नो मिनिमम लिमिट, ना तो मिनिमम की कोई लिमिट है एंड नो मैक्सिमम लिमिट, और ना ही कोई मैक्सिमम की लिमिट है। तो आरबीआई जितना चाहे रख सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 4% है। सवाल ये कि एक और बात ध्यान सुनना, क्या मान लीजिए बैंक जो ये 4% है, क्योंकि 4% भी आपको पता है ना सर करोड़ों में रहता है, अरबों में रहता है। अब ये 4% जब बैंक आरबीआई को देंगे तो उन्हें बदले में क्या ब्याज मिलेगा? इस पैसे के बदले कुछ ब्याज मिलेगा क्या? कितना मिलेगा? तो याद रखना, नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। यानी जो सीआरआर जमा करते हैं, ध्यान रखना, सीआरआर जमा पर बैंक को ब्याज नहीं मिलता। इस पर कोई ब्याज नहीं देगा आरबीआई किसी बैंक को, क्योंकि ये जमा करना मैंडेटरी है, ऐसा सबको करना है। इसके बदले कोई ब्याज का प्रोविजन नहीं है, याद रखो। अच्छा, अब एक और बात आती है, सर अगर ये घट जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। चलो देखो, यही बात टेक्निकल है इसमें, वो क्या है समझो। होता यह है कि जब हम सीआरआर को बढ़ाएंगे, अब खुद सोच के बताना, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आरबीआई ने डिसाइड करा सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, जब ये सीआरआर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि अब आरबीआई जो है वो ज्यादा पैसे रखेगा अपने पास, बैंक वाले आरबीआई के पास ज्यादा रखेंगे तो लोन कम दे पाएंगे। भाई सीआरआर ज्यादा हो जाए अगर, तो बैंक सीआरआर में ज्यादा देगा, लोन कम देगा, जो बचेगा वही लोन जाएगा ना, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब अब आगे की कहानी देखो क्या है। जब लोन कम देगा तो मार्केट में जो पैसे का मूवमेंट है, जो मनी की सप्लाई चल रही है, पैसे का मूवमेंट चल रहा है, ये कम हो जाएगा। और आपको पता, बस इतनी सी कहानी है। सर हमें पता है मनी सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, अगर ये घट जाए तो महंगाई भी घट जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपसे सवाल पूछे, और ये पूछा जाता है लगातार एग्जाम में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, तो सवाल इस तरह पूछता है कि मान लीजिए अगर महंगाई, माफ कीजिए, कम हो जाएगी, तो महंगाई को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? तो हमारा जवाब ये होता है, अगर महंगाई कम करनी हो तो सीआरआर के बारे में कि इसे बढ़ाना चाहिए। और अगर मान लो सीआरआर कम कर दिया, अगर ऐसा कह दे, तो सीआरआर कम कर देंगे तो लोन ज्यादा देंगे। मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, जो पैसे का जनरेशन हो रहा है, पैसा मूवमेंट है, मनी सप्लाई, मनी फ्लो है, वो बढ़ जाता है, और इस कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। मतलब सीआरआर का और महंगाई का उल्टा संबंध है। सीआरआर बढ़े तो महंगाई कम, सीआरआर घटे तो महंगाई ज्यादा। ये ऐसे कंसेप्ट से काम चलता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और डन टू का कमेंट कर दीजिए, है ना भाई। चलिए एक बार इससे एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो मैंने कहा सीआरआर रखना है आरबीआई के पास, किसके पास? आरबीआई के। अब जब आरबीआई के पास ज्यादा रखना है, इसका मतलब लोन कम दे पाएंगे,
और अगर हम कम रखें आरबीआई के पास तो लोन ज्यादा। पहले तो ये बात क्लियर कर लो। अब बस इतना है कि अगर सीआरआर ज्यादा रखेंगे, लोन कम जाएगा, तो बाजार में जो पैसा मूव कर रहा है, क्योंकि लोग लोन ज्यादा लेते तो ज्यादा खर्चे भी करते हैं, फिर किसी और की इनकम बढ़ती है, फ्लो है पूरा, तो ये फ्लो गिरेगा, और जब ये गिरेगा तो महंगाई गिरेगी। बस इतनी बात है। मनी सप्लाई कम तो महंगाई कम, और मनी सप्लाई ज्यादा तो महंगाई ज्यादा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। डन है यहां तक। अगला पॉइंट है हमारा, उसे कहते हैं एसएलआर। बहुत जबरदस्त पॉइंट है एग्जाम के लिए, सीआरआर और एसएलआर। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। होता क्या है देखो, इसमें यह कि जो आरबीआई होता है ना, वो एक और प्रोविजन करता है कि सभी बैंक को अपनी जो जमा होगी उसके पास, उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रखना होता है। बैंक को कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में। मतलब उसमें कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, या सिर्फ कैश नहीं होगा, ये अपने पास होगा। बस ये फर्क समझना, ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं, बात समझो। प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत, जो आगे बताऊंगा कितना है अभी के लिए, कुछ प्रतिशत, ध्यान रखना, अपने पास तरल रूप में, यानी तरल रूप में रखना होता है। इंग्लिश में लिखता हूं एक बार में, फिर समझना। एवरी बैंक, चाहे कोई सा भी बैंक हो, मैं इसलिए कह रहा हूं एवरी बैंक kept a percentage of total deposit इन बैंक, आरबीआई नहीं है भाई, याद रखना, इन बैंक इन लिक्विड फॉर्म। अपने पास बैंक में, और वो भी लिक्विड में रखना होगा। अब यह लिक्विड क्या होता है सर? देखो मैंने बताया, लिक्विड का बेसिकली मतलब होता है जो आसानी से कैश में बदला जा सकता हो कम समय में। जो चीजें कम समय में और आसानी से कैश में बदल जाती हो, उन्हें लिक्विड कहा जाता है, याद रखना। तो इसका मतलब पहली बात तो यही कि सर ये लिक्विड क्या है, तरल क्या चीज है। देखो तो मेरे भाई, लिक्विड या तरल का मतलब जो है वो ये है कि या तो कैश में हो जाएगा, वो तो है ही लिक्विड, या गोल्ड में रख सकते हो आप इसे, यानी इस पैसे का गोल्ड खरीद कर भी बैंक रख सकता है, या इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? हम शेयर बाजार में पढ़ते हैं सिक्योरिटीज क्या है। अभी बस ये मान लेना कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये गवर्नमेंट के पास भी कर सकते हैं, जहां पैसा डूबने के चांस नहीं होते। यानी सरकार की चीजों में निवेश करना, प्रॉपरली हम अलग से शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेजरी बिल वगैरह पढ़ते हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल जो है, तो ये हम अलग से करेंगे। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करना और अपने पास रखना, ये बात समझ लो, कैश में, गोल्ड में या सिक्योरिटी में। तो सवाल है कि प्रेजेंट में ये कितना चल रहा है? तो मेरे दोस्त याद रखो, प्रेजेंट में ये चल रहा है एसएलआर 18%। कितना चल रहा है? 18%। अब ये लगातार क्या है ना, ये घट बढ़ सकता है, इसलिए याद रखना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि सर जी अभी आपने 18 कह दिया तो कल कुछ नहीं हो सकता। आज मैंने 18 कहा है, हो सकता है कल कुछ और हो जाए, तो ये अपडेट हो सकती है, ऐसी चीज है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, नो मिनिमम लिमिट। जो एसएलआर है उसकी मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, याद रखना। मतलब आरबीआई जैसे ने 18 किया हुआ है, वो 15 कर दे, वो 12 कर दे, 0 कर दे, तो हाँ ये पॉसिबल है कि उसको 0 भी किया जा सकता है। यानी कोई मिनिमम रेट डिफाइन नहीं किया गया है। बट अगर मैं ये कह दूं आपसे कि जी यहां पर एक और बात आ जाए, लाइक कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम एसएलआर जो हो सकता है, यहां रूल है, आरबीआई ने कहा है कि मैक्सिमम एसएलआर 40%।
इससे ज्यादा कभी आरबीआई डिसाइड नहीं, यानी अभी 40 रखना नहीं, अगर आरबीआई चाहे तो कभी 40 से ज्यादा नहीं रख सकता, यह है इसका मतलब। तो ये पैसा रखना होता, अगर मान लीजिए कोई बैंक ना रखे सीआरआर या एसएलआर, तो अगर कोई बैंक सीआरआर या एसएलआर नहीं रखता तो ऑब्वियस है उस पर जुर्माना लगेगा। बात क्लियर होनी चाहिए, एक एक बात पूरी तरह से क्लियर हो। बताओ भाई, क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात समझो फाइनल। अब मैं कहता हूं वही बात आ जाए फिर एसएलआर के बारे में कि एसएलआर बढ़ जाए तो बताओ लोन जाना क्या होगा, बस इतना ध्यान में आ गया ना। अगर तो आपने कहा एसएलआर बढ़ जाएगा तो बैंक को अपने पास या तो कैश में या गोल्ड में रखना, लोन कम दे पाएगा। अगर एसएलआर की रेट बढ़ा देगा आरबीआई तो बैंक वाले लोन कम दे पाएंगे, बस आगे आप जानते हो। अगर लोन कम दे पाएंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर बैंक लोन कम दे पाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई भी कम हो जाएगी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, महंगाई मनी सप्लाई से कम होती है। लेकिन अगर इसी बात को मैं कह दूं कि एसएलआर को घटा दिया जाए, मान लो, तो अगर एसएलआर घटाने की बात होगी तो लोन ज्यादा दे पाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इस कारण से महंगाई भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? तो एक को आरबीआई अपने पास रखता है और एक को बैंक के ही पास रखता है। ये सीआरआर एसएलआर में एक्चुअली डिफरेंस भी याद करना है। क्लियर है बात? चलिए डन कर दीजिए एक बार। सुमित अवस्थी भाई बिल्कुल यस का कमेंट कर दीजिए। नेहा, सविता, बताएं भाई, शेखर, चलिए भाई कमेंट करें एक बार। सब कुछ बढ़िया समझ में आ रही है? देखो भाई बहुत आराम से कह रहा हूं कि ये चीजें वो है कि जहां जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया ना, फिर कोई सवाल आ जाए, कहीं से आ जाए, सब हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, वो बात होगी कि देखो अब एक आपने सुने होंगे कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट या बाकी के सारे रेट। मैं एक बार में सारा एक्सप्लेन करूंगा, उनको बहुत अच्छे से समझना। और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा वर्ड भी है वो भी बताऊंगा, और कई बार और भी कुछ शब्द आ जाते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेरी बात समझना पहले कि देखो ये बात हम बैंक में पढ़ते भी हैं और जानते भी हम इस बारे में कि एक शब्द होता है कि गारंटी। मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेने जाऊं तो बैंक वाले मुझसे क्या मांगते हैं बदले में? बैंक कहते हैं हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है, आप हमें वापस भी कर देना, बट कोई गारंटी दीजिए ना। ब्याज तो देंगे ही आप, लेकिन अगर आपने लोन नहीं दिया और ब्याज नहीं दिया तो क्या करेंगे? जैसे मैं अपने घर को गिरवी रखता हूं, या मान लो अपनी गाड़ी को गिरवी रखता हूं, या अपना गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो गिरवी रख दी फैमिली की, तो जो गिरवी रखी जाती हैं चीजें, गारंटी रखी जाती हैं लोन के बदले, उसे कोलेट्रल कहते हैं। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, कुछ लोन गारंटी वाले होते हैं जिसमें आपको कोलेट्रल रखना पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है, और कुछ बिना गारंटी वाले। तो बताओ किसका ब्याज ज्यादा या किसका कम होगा? बस इतना सोच के बता दो। गारंटी रखी जाती हो जिसमें उसका ब्याज ज्यादा होगा, जो बिना गारंटी वाला है। देखो गारंटी वाले में रिस्क कम है क्योंकि आपने कुछ दे दिया है रखने के लिए, और बिना गारंटी वाले में रिस्क ज्यादा है। जहां रिस्क ज्यादा है वहां ब्याज भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना। बिना गारंटी वाले का ब्याज ज्यादा और गारंटी वाले का ब्याज कम होगा। अब यहां पर बात यह आती है सर, मैं एक बार मैं समझाता हूं। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं बैंक रेट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बैंक रेट है अभी वो है कितनी, मैं आपको यह भी बता दूं, 6.5%। अभी जो बैंक रेट है वो कितनी है? 6.5% है। होता क्या है जनरली, जब आरबीआई जो है ना वो किसी बैंक को लोन देता है, ध्यान रखना, आरबीआई बैंक को लोन देता है, बैंक आरबीआई को भी देते हैं। जैसे कस्टमर बैंक से डील करता है वैसे बैंक आरबीआई से करते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड
लॉन्ग टर्म लोन। ध्यान रखना भाई, यहां पर एक शब्द आया है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहां शॉर्ट और लॉन्ग दो तरीके के लोन होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक्स विदाउट कोलेट्रल। यानी याद रखना कि एक तो गारंटी भी नहीं होती इसमें, बिना गारंटी के होता और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए। मैं हिंदी में लिख दूं पहले, फिर आगे समझाता हूं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा किसी बैंक को दीर्घकाल व बिना गारंटी, अब गारंटी के लिए ना एक वर्ड होता है बंधक, कोलेट्रल, वैसे इसे कोलेट्रल भी कहते हैं, बिना गारंटी या कोलेट्रल के ऋण देता है। तो जब भी ऐसा करता है, बिना गारंटी या कोलेट्रल के ऋण देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसी को बैंक रेट कहते हैं। यहां दो शब्द याद करने हैं। और इसी का क्या होता है, देखो, एक आता है रेपो रेट। अब आप कहेंगे वो क्या है? रेपो रेट में क्या होता है, जब आरबीआई जो है किसी बैंक को लोन देता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देता। अब ये कितना है? अब देखो, ये है अभी 6.25%, यानी 6.25। वो 6.5, ये 6.25, थोड़ा सा कम है। आपने कहा इसमें क्या फर्क है? फिर देखो जरा ध्यान से। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन। ये ध्यान रखना है भाई आपको, यहां पर क्या शब्द दिया गया है? शॉर्ट टर्म। क्या दिया गया है? शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक, यानी किसी भी बैंक को आरबीआई दे रहा है अगेंस्ट कोलेट्रल। अगेंस्ट का मतलब होता है गारंटी के बदले। अब यहां वो उससे कहेगा कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी, गारंटी रखनी पड़ेगी कुछ लोन के बदले। तो याद रखना, मैं हिंदी लिख दूं पहले। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई किसी बैंक को, ध्यान रखना, आरबीआई किसी बैंक को अल्पकाल के लिए और बिना गारंटी यानी बिना कोलेट्रल, बिना गारंटी यानी बिना कोलेट्रल ऋण देता है, तो इसे कहते हैं। और इसलिए देखो मैंने क्या कहा था, बिना गारंटी वाले का ब्याज ज्यादा और गारंटी वाले का, सॉरी, वह गारंटी के बदले, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहां गलत हो गया, वह, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, वह एक सेकंड देना, इसको मैं ठीक करता हूं, एक सेकंड भाई, वो ऊपर आ जाएंगे। वह गारंटी के बदले, ठीक है, या गारंटी रखकर या गारंटी के बदले ऋण देता है, ये बात आएगी भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बढ़िया। तो ये गारंटी के बदले होता है, यानी गारंटी रखनी पड़ती है इसमें, अल्पकाल के लिए भी होता है और गारंटी के बदले भी होगा। तो ये रेपो रेट है। अच्छा, एक होता है जिसका नाम है एमएसएफ रेट। एक क्या होता है भाई, समझना ध्यान से। एक होता है जिसका नाम है एमएसएफ रेट। अब जो एमएसएफ है, पहले तो फुल फॉर्म ही लिख लो भाई इसकी। एमएसएफ की क्या फुल फॉर्म है सर? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो वर्ड है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये एमएसएफ है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो, अब कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी बार बैंक को इमरजेंसी में लोन चाहिए होता है। अब जब इमरजेंसी आती है तो कई बार बैंक को लोन चाहिए, किससे? आरबीआई से मिलेगा, और एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए।
तो आरबीआई किसी बैंक को एक दिन का भी लोन दे सकता है, और उसके लिए कितना ब्याज लेगा, तो उसके लिए अभी ब्याज चल रहा है 6.5%। अब इमरजेंसी में तो रेट ज्यादा ही होते हैं ना हमेशा, बिल्कुल। तो याद रखना। अब ये क्या है सर, इसको भी वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, देखो मैं बिल्कुल एक जैसी लाइन यूज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। एट विच आरबीआई प्रोवाइड ओवरनाइट, अब ओवरनाइट कहते हैं एक दिन के लिए ही होता है ये ओवरनाइट, या मैं लिख देता हूं ओवरनाइट यानी कि वन डे लोन टू आरबीआई। तो जब आरबीआई को एक दिन का लोन दिया जाएगा, अब इसके लिए क्या गारंटी रखी जाए, तो जो एसएलआर होता है, देखो हमारा एसएलआर में कितना परसेंट आप बताओ पहले मुझे, 18% एसएलआर में जो बैंक ने अपने पास रख रखा है। अब उसके पास इमरजेंसी में एक दिन का लोन चाहिए, तो वो एसएलआर में जो सिक्योरिटी है उसको गिरवी रख सकता है। वैसे एसएलआर को तो रखने के लिए होता ही है अपने पास, लेकिन मजबूरी में उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तब जब एक दिन के लिए चाहिए। तो क्या होगा, तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई किसी बैंक को एक दिन का ऋण देता है, यानी एक दिन का इमरजेंसी ऋण प्रदान करता है, देता है, तो उस एक दिन के ऋण के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ब्याज, उसे एमएसएफ कहते हैं, जो अभी 6.5 चल रहा है। तो बैंक रेट 6.5, रेपो रेट 6.25 और एमएसएफ रेट भी 6.5 हो जाएगा। अभी आगे बताऊंगा इस बारे में, पहले इसे डन करिए और कमेंट करिए जल्दी से, बिल्कुल इसे डन करिए और कमेंट करिए। चलिए सर, आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे क्या? मेरे भाई बिल्कुल कराऊंगा, अभी मैं लास्ट में, क्योंकि तो ये कंसेप्ट है, मैं आपको हमेशा कराता हूं वैसे ही कराऊंगा, लेकिन लास्ट में कराऊंगा। यानी फिर आपको मैं करीब 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे, और आप बताना मुझे कि आपने इसमें से क्या क्या सही अटेम्प्ट किए, यानी कितने सही किए, वो आपको अभी कमेंट से पता चल जाएगा आपके। चलिए, तो अभी हम देखते हैं भाई, इस बारे को डन करिएगा, साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं, अच्छी बात है। तो बिल्कुल डन है भाई यहां तक। चलिए दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो क्या होता है, अब यहां पर एक वर्ड आता है, उसे कहते हैं एसडीएफ रेट। पहले इसको भी समझना जरूरी है, एसडीएफ रेट क्या होता है ये, और एसडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास जब मैं ये वर्ड ले रहा हूं ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फुल फॉर्म तो इसी तरह याद करनी इंग्लिश में ही, लेकिन होता क्या है, देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब बैंक के पास पैसा बच जाए, बैंक लोन देना चाहता है, कोई लेन गया नहीं, जब बैंक के पास पैसा बचेगा तो बैंक आरबीआई में जमा कर देगा। बैंक कहां रखेगा? आरबीआई में। देखो सीआरआर तो रखना ही है, वो तो अलग बात है। उसके अलावा अगर बैंक आरबीआई में रखता है, या ये कह लो आरबीआई बैंक से मांगता है कि हमें लोन चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। आरबीआई अगर बैंक से लोन ले और बदले में कोई गारंटी ना दे, तो उसके लिए ब्याज होता है एसडीएफ, और अगर बदले में कोई गारंटी दे दे तो उसके लिए ब्याज होता है रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आपके पास ये सवाल है ना कि सर ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क होता है, तो देखो बिल्कुल आसान सा है, मैंने क्या बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, कि रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा, बैंक आरबीआई को देगा। इसलिए पहले दोनों बात समझना क्या है, और अभी कितना चल रहा है देखो, तो अभी जो एसडीएफ रेट चल रहा है वो चल रहा है 6%। अभी जो
एसडीएफ रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 6%। क्या है देखो ये जरा, इसका मतलब है इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, ध्यान से देखना, बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई। अब यहां बैंक ने दिया आरबीआई को लोन टू आरबीआई, और वो भी बिना गारंटी, विदाउट, इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होता, लेकिन हाँ ये होता है इसमें विदाउट कोलेट्रल, यानी बिना गारंटी के दिया। मैं हिंदी भी लिख दूं पहले, वह ब्याज दर, ये अभी शुरू हुआ है 2022 में, उससे पहले नहीं था, वह ब्याज दर जिस पर बैंक द्वारा आरबीआई को बिना गारंटी या कोलेट्रल, बिना गारंटी से हिंदी में कोलेट्रल कहते हैं, बिना गारंटी या कोलेट्रल के ऋण देता है। अब ध्यान रखना इसमें कि यह होता है क्या, एसडीएफ रेट, जिसमें बैंक आरबीआई को देता है विदाउट कोलेट्रल, जो अभी 6% चल रहा है। अच्छा, जो गारंटी वाला होगा उसका कितना होगा, गारंटी वाले का हमेशा कम ही होता है। तो जो अगला है उसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रखना, अगले का नाम क्या है, रिवर्स रेपो रेट। ये पहले बड़ा यूज होता था ना, पहले रेपो रिवर्स रेपो बहुत यूज होते थे, अभी रिवर्स रेपो का इस्तेमाल कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो रिवर्स रेपो रेट जो है अभी है वो 3.35%, और ये फिक्स है, मतलब ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, बाकी तो घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आरबीआई ने इसको फिक्स कर दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी लगभग बंद हो चुका है, इसलिए ये फिक्स्ड हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें क्या है देखो, वही बात है, बिल्कुल वही बात है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड, मैं फिर कह रहा हूं बैंक दे रहा है इसमें, बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई, और जब आरबीआई को लोन दे रहा है कोई बैंक अगेंस्ट कोलेट्रल, और बदले में उसे कोई गारंटी देनी है, कोलेट्रल देना होगा, वह ब्याज दर जिस पर बैंक द्वारा आरबीआई को गारंटी या कोलेट्रल के बदले, गारंटी या कोलेट्रल के बदले ऋण देता है। अब ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था इसीलिए कि ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो एक हो गया मेरे पास बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक बात और समझा रहा हूं, फिर थोड़ी सी कहानी और फिर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। कहानी यह है बेसिकली इसमें कि आरबीआई इन सब का इस्तेमाल तो करता ही है, नो डाउट। अब मैं आपको एक बात और बताकर चल रहा हूं, ध्यान से समझना। वो बात ये होती है मेनली हमारे पास कि जब ये रेट घटते या बढ़ते हैं या इनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या, इस बात को भी समझना जरूरी है। देखो हमारे लिए एक बात याद रखना, मैं एक बात नोट करके बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात है, ये समझने की कोशिश करना। देखो आपने एक बात ध्यान देखी होगी, जो मेरा एसडीएफ रेट है, जो भी एसडीएफ है, देखो अभी ध्यान से, और जो मेरा रेपो रेट है वो, और जो हमारा बैंक रेट है वो, ये कुछ रूल है यहां पर। अगर आपको एक रेट याद हो जाए, सिर्फ एक रेट याद हो जाए, कौन सा, रेपो, तो अभी कितना है रेपो रेट बताओ, 6.25। तो जितना रेपो रेट होता है उसमें 0.25% ज्यादा कर दो अगर, तो बैंक रेट के बराबर
और जितना बैंक रेट होता है हमेशा एमएसएफ रेट उसके बराबर। यानी अगर सवाल में आ जाए बैंक रेट और एमएसएफ रेट क्या होते हैं, हमेशा बराबर, और ये दोनों रेट रेपो से कितने होते हैं, 0.25 ज्यादा। और इससे अगर माइनस कर दूं 0.25, रेपो से अगर माइनस 0.25 कर दूं तो क्या बनेगा, तो बनेगा एसडीएफ। यानी एसडीएफ जो बनता है वो रेपो से 0.25 कम बनता है, और बैंक रेट जो बनता है हमेशा, देख लो आपके पास है, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, देखो ये 6.25 है, तो ये 2 6.5 और ये इसके बराबर भी 6.5, और एसडीएफ रेट जो हो जाएगा वो फिर 6 हो जाएगा। ये प्रोविजन है, याद करना इस बात को कि जी हां ऐसा होता है। और एक बात और है, ये जो रेट है तो ये याद रखने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है इसमें कि जैसे यहां पे क्या होता है ना, 1% होता है, जो 1% होता है उसे 1% को ना हम 100 बीपीएस भी बोल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत टेक्निकल बात है। बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बेसिस पॉइंट बोलते हैं इसे। बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब है, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैं किसी बात को 25 पैसे बोलूं या 0.25 रुपये बोल दूं तो भी एक ही बात है ना। अब यहां पर वो ये नहीं कहेगा रेपो रेट में 0.25% बढ़ा दो, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा, तो बैंक रेट हो जाएगा। यानी 0.25% कितना होगा, 25 बेसिस पॉइंट। 1% कितना होगा, 100 बेसिस पॉइंट। 0.5% की बात हो तो कितना होगा, 50 बेसिस पॉइंट। यानी बेसिस पॉइंट परसेंटेज का छोटा हिस्सा, बस ये याद रख लो। अच्छा, और ये जो शुरुआत में मैंने कहा एसडीएफ की 2022 में हुई है, सबके अलग अलग समय हुई है वैसे तो, लेकिन एक वर्ड आता है एलएफ। मेरी बात सुनना, ये एलएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक शब्द है ये, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये पूछा गया है एसएससी वगैरह एग्जाम में, सभी वनडे लगभग एग्जाम में बार बार आया हुआ सवाल है। ये फैसिलिटी जो शुरू हुई थी 1998 में। एक्चुअल में मैं आपसे कहूं कि बताओ रेपो रेट कब शुरू हुआ था, या रिवर्स रेपो रेट कब आया था। एक्चुअल में याद रखना, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ना, ये दोनों एलएफ का पार्ट हैं, और ये दोनों शुरू हुए थे 1998 में। ये तो रिवर्स रेपो का इस्तेमाल अब नहीं कर रही सरकार आरबीआई, लेकिन उससे पहले बड़ा इस्तेमाल होता था। तो एक्चुअल में रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट शुरुआत से नहीं है। हां, सीआरआर शुरुआत से है, बैंक रेट शुरुआत से है, लेकिन ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1998 में आए हैं। उससे पहले तक ये सिस्टम ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा अगर पूछे एलएफ कब आया या रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कब आए, क्योंकि इन्हीं को ये कहते हैं, तो ये 1998 में आए थे। ध्यान रखना इस बात को। डन करते हुए चलो भाई, एक और स्लाइड बताऊंगा, बस छोटी सी बात और है, और वो क्या है देखो, एक बात और बताऊंगा, पहले इसे डन कर लीजिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक आखिरी बात है, उसे कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। होता क्या है इसमें, ओएमओ में ये होता है कि आरबीआई जो होता है, देखो सरकारी चीजें जो होती है, सरकारी सिक्योरिटी, हम पढ़ते हैं ना, आरबीआई क्या है, आरबीआई सरकार का एजेंट है, सरकार का एडवाइजर भी है, बैंक भी है सरकार का। एजेंट का क्या मतलब है, एजेंट का मतलब यही होता है कि जो आरबीआई जो है, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, उनको बेचना या खरीदना, अब सरकार थोड़ी करेगी इस काम को, सरकार की तरफ से ये काम आरबीआई करेगा। तो आरबीआई जब भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचता या खरीदता है, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और इसको क्यों करता है बताता हूं मैं आपको। एक आखिरी बात है, यहां तक डन हो गया अगर, तो देखो ध्यान से, एक लास्ट बात क्या है, ओएमओ, जिसका मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। बस इतना ध्यान रखना, जब हम खुले बाजार की क्रिया बोल रहे हैं इसे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, व्हेन आरबीआई
व्हेन आरबीआई सेल एंड परचेज या सेल एंड बाय, सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट की होंगी, सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को इन मार्केट, मार्केट मतलब कोई भी खरीद सकता है। तो बाजार में, मार्केट में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, इसका मतलब है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति। अब ये मैं आगे पढ़ता हूं शेयर बाजार वगैरह में क्या होता है। ये सरकारी प्रतिभूति को बाजार में बेचना और खरीदना, इसे बेचना भी है, विक्रय करना और क्रय करना, यानी क्रय विक्रय करना। पर ऐसा क्यों करेगा? देखो इसकी बात पीछे भी कारण समझो। जब आरबीआई बेचेगा तो जनता खरीदेगी, तो जनता का जो पैसा है वो चला जाएगा आरबीआई के पास। फिलहाल को पता है भाई जनता का पैसा कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास। और जब जनता का पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा तो बाजार में कम हो जाएगा। यही बात अभी मैं रेपो में भी बताऊंगा, ध्यान रखना। होता क्या है, जब आरबीआई बेचेगा, अब ध्यान रखना, आरबीआई जब सेल करता है या आरबीआई जब खरीदता है, बाय करता है, परचेज करता है, ध्यान रखना, जब आरबीआई बेचता है और जनता खरीदती है तो जनता का पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, उसको एक कागज मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो फिलहाल बाजार में पैसा कम हो जाता है। तो जब आरबीआई बेचता है तो इससे मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो आरबीआई जब बेचता है तो इससे मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा आपूर्ति और महंगाई घट जाती है। क्या हो जाता है? ये कम हो जाती है। मैं हिंदी भी लिख देता हूं भाई। तो इससे मुद्रा आपूर्ति व मुद्रास्फीति में कमी आती है। और अगर इसी को परचेज कर ले, जब आरबीआई हमसे वापस ले लेगा सिक्योरिटी, यानी एक इन्वेस्टमेंट, एक कागज बताऊंगा, तो हमें हमारा पैसा देगा। भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, इसका मतलब तो हमें पैसा देगा, फिर हम उस पैसे को बाजार में यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि इसको खरीदना या बेचना, इसके पीछे भी क्या कारण है कि मनी सप्लाई या महंगाई जो है देश की, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, इससे घटती या बढ़ जाती है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। में वृद्धि होती है। तो एक पॉइंट जो था वो ये था कि सर रेपो रेट के बढ़ने या घटने से क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो वो शायद पीछे भी लिख सकते हम या आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, नोट करके। देखो आप खुद सोच के बताओ, या तो बैंक रेट, या तो बैंक रेट, या रेपो रेट, या एमएसएफ रेट। अब तीनों रेट में से कोई भी ले लो, अगर ये तीनों रेट बढ़ जाएंगे तो बताओ आरबीआई बैंक को महंगा लोन देगा और बैंक वाले लोन देना कम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है महंगा लोन कोई नहीं लेता। अगर ये रेट बढ़ जाएंगे तो लोन जाना कम, और अगर ये सारे रेट कम हो जाएंगे तो लोन ज्यादा जाएगा। भाई बात समझ पा रहे हो मेरी? तो आपको मैंने क्या कहा, जब लोन कम जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और जब जब मनी सप्लाई कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। ये रेपो रेट वाला केस था। इसीलिए मैंने कहा हर जगह ज्यादातर क्या मिलेगा आपको कि महंगाई को कम करना हो तो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और अगर महंगाई को बढ़ाना हो तो रेट को घटाया जाता है। तो ये रेपो रेट में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, सीआरआर एसएलआर में पूछता है और रेपो रेट में पूछता है। तो ये आपके पास पॉइंट है कि किस तरीके से ये काम करेगा। मैं जल्दी से 7, 8, 10 क्वेश्चन कराता हूं आपको। अगर आप इसे डन कर ले और एक बार कमेंट कर दें और एक बार यस का कमेंट कर दें कि हम बिल्कुल तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए बताइए मुझे, स्वप्निल, शेखर, अर्जुन, जल्दी से कमेंट कर दें कि यस तैयार हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। 8, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी तो प्रैक्टिस करते ही रहेंगे हम अपनी
प्रीवियस ईयर किताबों से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें हमारे पास है। चलिए भाई मैं एक बार बताता हूं भाई, एक मिनट दीजिए। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जल्दी से आपके लिए, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं भाई इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। चलिए फाइल आपके लिए आ चुकी है, फाइल ऐड हो गई यहां पर। अब आपको आंसर करना है। चलिए बढ़िया, तैयार है सभी? क्या कहते हैं क्वेश्चन, देखिएगा जरा। ठीक है, अब देखते हैं भाई जरा जल्दी से कि क्या क्या क्वेश्चन देखे हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरीके से सवाल बनेगा एग्जाम के अंदर। जैसे एक सवाल पूछा है कि भारत में मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य नहीं है। अब आपको यह बताना उद्देश्य नहीं है। जैसे आर्थिक विकास बढ़ाना, कीमत स्थिर करना, विनिमय दर स्थिर करना, विदेशी व्यापार को विनियमित करना। तो क्या लग रहा है इसमें से कि क्या ऐसा है जो ऑप्शन नहीं है? तो यह है रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड, क्योंकि विदेशी व्यापार का हमने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा जो विदेशों से लेन देन है उसके रेट को, कीमतों को, विकास को करना ही है, महंगाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अच्छा, इसी प्रकार से देखो ये पूछा जाएगा, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है बताओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या रेफर करता है? जब मैं कहता हूं ना ओपन मार्केट, तो मैंने क्या बताया आपको, देखो जरा क्या बताया भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई द्वारा सरकारी चीज को खरीदना और बेचना। तो आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा या बेचेगा तो उसी को कहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे ये सवाल आया है, अगर रेपो दर में वृद्धि होती है, अगर रेपो दर में वृद्धि होती है तो इसका क्या प्रभाव होगा? रेपो दर में वृद्धि से क्या प्रभाव होगा? तो आपको यह पता है अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या लोन जाना कम, महंगाई कम, यानी क्रेडिट क्रिएशन कम, क्योंकि रेपो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्रेडिट मतलब लोन कम जाएगा, घटेगा, कम हो जाएगा, है ना। देखो इस तरह के सवाल हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं और ऐसे ही जनरली आते भी हैं हमारे एग्जाम में। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेगा, जिस दर पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, अब सोच के बताना, जिस दर पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं क्या कहलाती है? बैंक आरबीआई को। तो इसके दो आंसर हैं, अब यहां लिखा नहीं है क्योंकि तो दो में से एक होगा, या तो एसडीएफ रेट या रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट या रेपो रेट में तो आरबीआई देता है, रिवर्स रेपो रेट है, और अब एसडीएफ रेट भी जुड़ गया। मैंने बताया ना 2022 से। देखो ये सवाल आया हुआ है, बैंक रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अब इनमें से बैंक रेट कौन निर्धारित करता है बताओ? तो जब भी बैंक रेट के निर्धारण का जिक्र आता है तो उसको डिसाइड करना किसका काम है?
आरबीआई का, और अब मैंने बताया आरबीआई के अंदर कितने मेंबर की कमेटी होती है, आरबीआई में 6 मेंबर की एक कमेटी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। एक दो सवाल और कर लो जल्दी से, ये वाला कर लो चलो। आरबीआई अगर सीआरआर कम करता है तो क्या होगा? अगर आरबीआई अब देखो मैंने क्या बताया, सीआरआर कम करेगा तो लोन ज्यादा दे पाएगा। अगर आरबीआई सीआरआर कम करता है तो लोन ज्यादा दे पाएगा, अब वो ज्यादा मनी सप्लाई कर पाएगा, ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे आखिरी सवाल है आज का, एक आखिरी कर लो चलो बस, बताओ बैंक दर क्या है? देखो याद रखना, बैंक और आरबीआई का संबंध आना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि बैंक दर पे आरबीआई द्वारा बैंक को लोन दिया जाता है। तो इसका आंसर भी होगा ए ऑप्शन। जिस देश का केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। तो ये जो सवाल है ना इस तरीके से आते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई। सभी लोग एक बार यस का कमेंट कर दें जल्दी से। सब कुछ बढ़िया है तो मिलता हूं अगली क्लास में, फिर आगे कुछ नया करा